हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमारा जो फिफ्थ चैप्टर था उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज हो गई थी। मैंने 2 क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे और कुछ बच्चों को उन क्वेश्चंस में डाउट आया था, तो वो जो डाउट्स है वो मैं बाद में कवर करूंगा। और प्लस जो आपकी 5.1 एक्सरसाइज अभी रह गई है कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड, वो एक्सरसाइज है लिमिट्स वाली एक्सरसाइज है वो, ठीक है। लिमिट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वहां पे। 11th क्लास में भी हमने लिमिट्स वाला टॉपिक पढ़ा था, आपको याद होगा। तो वो जो टॉपिक है वो भी मैं बाद में करवाऊंगा, मतलब 5.1 एक्सरसाइज अभी मैं पेंडिंग रख के चलूंगा। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 6। जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा, इसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो चैप्टर नंबर 6 हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो है, नाम से पता तो चल ही रहा होगा कि भाई इसमें चैप्टर नंबर 5 का भी यूज होने वाला है। डेरिवेटिव्स जो हमने अभी पढ़ा चैप्टर नंबर 5, उसका भी यहाँ पे यूज होगा चैप्टर नंबर 6 में। तो भाई यहाँ पे अब बात ये समझने वाली है कि जो हमारी 6.1 एक्सरसाइज यहाँ पे है और जो 6.4 एक्सरसाइज है, ये 2 एक्सरसाइजेज आपके कोर्स से हटा दी गई है, ठीक है। तो ये 2 एक्सरसाइजेज हमें नहीं करनी, तो ना तो हमें 6.1 करनी है, ना तो हमें 6.4 यहाँ पे करनी है। तो फिर भाई हमारे पास क्या क्या एक्सरसाइजेज यहाँ पे रह जाएंगी। तो 6.2 करनी है हमको, 6.3 करनी है, 6.5 यहाँ पे करनी है और मिसलेनियस एक्सरसाइज हमें यहाँ पे करनी है। तो इतना डिस्कशन हमारा इस चैप्टर में जो है हम करेंगे। और इतना डिस्कशन होने के बाद हम जो है 5.1 एक्सरसाइज जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। लिमिट्स वाले जो क्वेश्चंस थे उनको भी मैं आपको जो है करवा के दूंगा। तो भाई स्टार्ट करेंगे आज की क्लास 6.2 एक्सरसाइज से। तो भाई एक्सरसाइज हमारी कौन सी होगी, 6.2 हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। और यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है जिसका हम डिस्कशन करने वाले हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है भाई? उस कॉन्सेप्ट का नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो भाई ये टॉपिक हमें 6.2 एक्सरसाइज में कवर करना है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो भाई ये टॉपिक कवर करने से पहले हमें इस टॉपिक को समझना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना क्वेश्चंस ही समझ में नहीं आते बच्चों को। तो कॉन्सेप्ट अगर नहीं आएगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि भाई ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस होते क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन यहाँ पे ले लेता हूँ। एक इक्वेशन हम यहाँ पे ले लेते हैं कि भाई y इक्वल्स टू 3x की जगह एक काम करते हैं, y इक्वल्स टू x माइनस 3। मैंने एक सिंपल इक्वेशन ले ली, y इक्वल्स टू x माइनस 3। अब ये जो इक्वेशन मैंने ली है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, आपको याद होगा। मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी? स्ट्रेट लाइंस चैप्टर हमने पढ़ा था 11th क्लास में, वहां पे हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी, y इक्वल्स टू mx प्लस c। यहां पे जो m होता था ये हमारी स्लोप होती थी। स्लोप, m का मतलब क्या होता था? स्लोप होती थी। और जो c होता था ये हमारा इंटरसेप्ट होता था। इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट। तो तभी ये जो फॉर्म थी इसका नाम क्या पढ़ा था? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस जो है फॉर्म का नाम पढ़ा था। अब यहाँ पे हमें जो इक्वेशंस हमने ली है वो क्या है? y इक्वल्स टू x माइनस 3। तो यहाँ पे हमारी स्लोप क्या है? 1। देखो ध्यान से, स्लोप क्या है? 1। और इंटरसेप्ट क्या है भाई? 3, ठीक है। इंटरसेप्ट क्या है? 3। मैं इस इक्वेशन को ग्राफिकली आपको पहले रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। तो रफली एक ग्राफ हम इसका जो है ड्रॉ करते हैं, इसका। तो भाई ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y को हम लोग यहाँ पे fx भी बोल सकते हैं। मैं मतलब यहाँ पे y की जगह fx इक्वल्स टू x माइनस 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से इस इक्वेशन को ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। y को हम fx भी लिख सकते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, o आ गया यहाँ पे, ठीक है। ओरिजिन आ गया। अब बात ये कि भाई हमारा इंटरसेप्ट कितना है? 3। इंटरसेप्ट कितना है? 3। और एक काम करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव कर देता हूँ मैं इंटरसेप्ट को, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए अभी पॉजिटिव कर लेते हैं इंटरसेप्ट को। तो मैंने x प्लस 3 कर दिया इसको, ठीक है। अब मेरा इंटरसेप्ट पॉजिटिव है ना, तो मतलब ये जो 3 है ये पॉजिटिव एक्सिस पे बनेगा।
पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, मतलब यहाँ पे 3 की वैल्यू होगी, ठीक है। जो इंटरसेप्ट है वो हमेशा जो है वाई एक्सिस पे हम लोग जो है लोकेट करेंगे। इंटरसेप्ट हमेशा कहां पे लोकेट करते हैं, वाई एक्सिस पे लोकेट होता है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, इंटरसेप्ट हमेशा वाई एक्सिस पे लोकेट होता है भाई, वाई एक्सिस पे। तो ये जो इंटरसेप्ट था हमारा 3 था, तो वाई एक्सिस पे मैंने 3 जो था उसको मैंने डॉटेड यहाँ पे डॉट बना दिया 3 पे, ठीक है। अगली बात, यहाँ पे जो मेरी स्लोप है वो क्या है भाई, पॉजिटिव स्लोप है। देखो स्लोप कोई नेगेटिव थोड़ी ना, यहाँ पे माइनस का साइन थोड़ी ना लगा हुआ है, तो मेरी पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये होता है कि जो मेरी लाइन बनेगी ना वो लेस देन 90 डिग्री बनेगी, मतलब वो ऐसी बनेगी कुछ, मतलब वो इस इंटरसेप्ट से पास करेगी और ऐसी लाइन बनेगी, मतलब लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री से कम की लाइन है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये लाइन बनेगी। अब ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की, ये देखो ये 90 डिग्री से कम का एंगल बना रही है, कम का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो इसका मतलब मेरी स्लोप जो है वो पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप क्या है मेरी, पॉजिटिव स्लोप है। अगर इस तरीके की इक्वेशन आपको दी जाएगी तो अब पूछा जाएगा कि भाई बताओ ये जो फंक्शन है क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग, तो भाई सिंपल सा आंसर है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब ये चीज मैंने कैसे बोल दी कि भाई ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये बात हमें समझनी है। तो देखो भाई ध्यान से, मैं इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू जितनी बढ़ाता जाऊंगा ना उतनी वैल्यू fx की भी बढ़ती जाएगी, मतलब y की वैल्यू भी उतनी इंक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल देखो मैं यहाँ पे अगर x की जगह 1 पुट करता हूं तो fx की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं मान लो कि x की जगह 2 पुट करता हूं तो fx की वैल्यू कितनी आएगी, तो भाई fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी, ठीक है। और जितना जितना मैं x की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है ये लाइन भी बढ़ती जाएगी, ये लाइन भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। लाइन भी हमारी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब हमारा जो फंक्शन था fx जो था, मतलब जो y था उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y की भी वैल्यू, मतलब fx की भी वैल्यू क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक अलग से इक्वेशन ले लेता हूं, एक अलग इक्वेशन यहाँ पे लेते हैं। y इक्वल्स टू, एक काम करते हैं यहाँ पे इस बार नेगेटिव इंटरसेप्ट ले लिया मैंने, ठीक है, नेगेटिव इंटरसेप्ट ले लिया। मैं इसको भी आपको ड्रॉ करके बताता हूं, एक बार इसको ड्रॉ करेंगे तो देखो भाई ध्यान से इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये ओरिजिन है, ये हमारा y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये नेगेटिव x एक्सिस। अब भाई एक चीज देखना, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है, नेगेटिव इंटरसेप्ट है, इसका मतलब भाई y एक्सिस पे नेगेटिव साइड पे मुझे इसको लोकेट करना है, ठीक है। इस बात पे ध्यान देना, यहाँ पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट था तो y एक्सिस पे पॉजिटिव साइड पे मैंने लोकेट किया था 3 को। अब नेगेटिव इंटरसेप्ट है तो मैंने y एक्सिस पे नेगेटिव साइड पे 3 को लोकेट किया, ठीक है। ये 3 है यहाँ पे। अगली बात, जो मेरा स्लोप है यहाँ पे x के साथ वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं, 1 है, तो स्लोप मेरा पॉजिटिव है, कोई साइन तो है नहीं तो पॉजिटिव मानेंगे ना, पॉजिटिव स्लोप है मेरा। पॉजिटिव स्लोप है, इसका मतलब जो लाइन बनेगी वो लेस देन 90 डिग्री होगी। इसका मतलब ये लाइन जो है वो ऐसे बनेगी, ये इंटरसेप्ट से पास होके इस तरीके से लाइन जो है लेस देन 90 डिग्री की लाइन बनेगी। अब यहाँ पे भी जो मेरा एंगल बनेगा x एक्सिस के साथ, जो मेरा एंगल बनेगा x एक्सिस के साथ, ये जो है ये लेस देन 90 डिग्री बनेगा। अगेन ये फंक्शन क्या हो गया, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है भाई ये भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे fx की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। देखो fx इक्वल्स टू x माइनस 3 है मेरे पास, ठीक है ना, y की जगह मैंने fx लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्या है, वैसे वैसे जो है fx की भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूं तो कितनी वैल्यू आएगी, -2। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो -1। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूंगा तो 0। अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करूंगा तो 1। अब एक चीज देखना, वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं मेरे fx की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। सो दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। मैं ग्राफ से भी देख के बता सकता था भाई, ग्राफ से कैसे देख के बता पा रहा हूं मैं, क्योंकि भाई ये लेस देन 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अभी तक मैंने दो यहाँ पे आपके साथ जो इक्वेशंस लिए, दोनों की दोनों जो है वो लेस देन 90 डिग्री एंगल बना रही थी, तो यहाँ पे दोनों की दोनों इंक्रीजिंग फंक्शंस थे हमारे। अब यहाँ पे आगे मैं एक इक्वेशन लेता हूं,
अलग से एक इक्वेशन ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ये फर्स्ट एग्जांपल लिया, ये सेकंड एग्जांपल लिया, एक थर्ड एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। और यहाँ पे हम इक्वेशन लेते हैं y इक्वल्स टू -x + 3, -x + 3, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक इक्वेशन ले ली। इसको ड्रॉ करेंगे तो देखना भाई ध्यान से, इसको ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। तो भाई ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, ये नेगेटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस। यहाँ पे जो हमारी इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो y एक्सिस पे पॉजिटिव साइड पे मैं लोकेट करूंगा इंटरसेप्ट को। अगली बात, यहाँ पे जो मेरी स्लोप थी वो नेगेटिव है। अभी तक जो दो हमने इक्वेशंस ली थी वहां पे अभी तक स्लोप नेगेटिव नहीं थी, तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है। इसका मतलब जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनेगा। 90 डिग्री से बड़ा एंगल तो इस तरीके से ही शो होगा ना, 90 डिग्री से बड़ा एंगल तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है, लेस मोर देन 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनेगा अलोंग एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे जो ये लाइन मैंने ड्रॉ की है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी, यहाँ पे जो ये एंगल बनाएगी, ये कैसा एंगल होगा भाई, ये नेगेटिव एंगल होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये नेगेटिव एंगल बना रही है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये डिक्रीजिंग इक्वेशन है। ये इक्वेशन कैसी है, डिक्रीजिंग इक्वेशन है। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा y की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। भाई करके देख लो, यहाँ पे अगर मैं x की जगह 1 पुट करूंगा, फॉर एग्जांपल मान लो मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ, x की जगह मैंने 1 पुट किया यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। मैं x की जगह 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। मैं x की जगह 3 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। मैं x की जगह 4 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो डिक्रीज होती जाएगी वैल्यू। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। x की वैल्यू में जैसे जैसे बढ़ाऊंगा मेरी y की वैल्यू वैसे वैसे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा बस मैं अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। ये माइंड में ना बातें बिठानी है, ऐसा नहीं है कि इनको याद रखना है या इनका रट्टा लगाना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बस माइंड में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इस टाइप का भी कुछ हमने पढ़ा था। क्वेश्चंस करते टाइम अल्टीमेटली आप भूल जाओगे सब कुछ, ठीक है, इतना डिटेल में आपको याद नहीं रहेगा। बट अभी के लिए आपको ये बातें समझनी है कि भाई इस टाइप की जो है लीनियर इक्वेशंस जो है वो इस टाइप की हो सकती है, ठीक है। इस टाइप के ग्राफ बन सकते हैं उनके। तो इंक्रीजिंग ग्राफ कैसे होंगे, डिक्रीजिंग ग्राफ कैसे होंगे, अगर ये बातें आपके माइंड में नहीं बैठेंगी ना तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ ही नहीं पाएगा आपको। आगे देखो भाई, एक फोर्थ इक्वेशन यहाँ पे और ले लेते हैं। फोर्थ इक्वेशन यहाँ पे और ले ली हमने, और यहाँ पे -x -3 इस टाइप से हमने यहाँ पे जो है इक्वेशन ले ली। इसको अगर मैं ड्रॉ करूंगा ग्राफ पे तो देखो भाई क्या होगा। ग्राफ पे एक बार ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस, ये ओरिजिन आ गया हमारा। तो भाई यहाँ पे इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड पे y की वैल्यू को लोकेट करूंगा, नेगेटिव साइड पे। अगली बात, यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप है वो भी नेगेटिव है, तो जो एंगल बनेगा वो मोर देन 90 डिग्री बनेगा, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब वो इस तरीके से पास होगा यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पास होगा। और ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल पास होगा तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये ग्रेटर देन 90 डिग्री हमारा शो हो रहा है यहाँ पे। इट मींस ये फंक्शन भी हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब जब भी जो आपकी स्लोप बनेगी, जब भी जो आपका जो लाइन की स्लोप बनेगी वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी तो आपकी जो इक्वेशन है वो डिक्रीजिंग होगी, ठीक है, वो डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करेगी। यहाँ पे भी आप चेक करके देख लेना, जैसे जैसे x की वैल्यू डालूंगा y की वैल्यू घटती जाएगी, x की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा y की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो -4 आएगी वैल्यू, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ x की जगह तो वैल्यू -5। ऐसे ही अगर मैं 3 सब्स्टिट्यूट करता हूँ x की जगह तो वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, -6। मतलब जैसे जैसे मैं वैल्यू x की बढ़ाऊंगा y की वैल्यू घटती जाएगी, और ज्यादा नेगेटिव होती जा रही है, ठीक है, घटती जा रही है वैल्यू। तो इस टाइप से यहाँ पे जो है ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस आपको स्ट्रेट लाइंस, जो इक्वेशंस हमारी होती थी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, वहां पे आपको लीनियर इक्वेशन जिनको कहा जाता है, ठीक है, वहां पे आपको इस तरीके का ट्रेंड देखने को मिलता था। तो ये थोड़ा थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि भाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि भाई x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ अगर मेरे fx की वैल्यू भी बढ़ जाती है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ fx की वैल्यू घट जाती है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है।
और यहाँ पे मैंने आपको 4 टाइप की लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो भी शो कर दी हैं, मैक्सिमम 4 ही टाइप की हो सकती हैं, इसके अलावा और कोई होगी नहीं। तो ये 4 टाइप की लीनियर इक्वेशन के ग्राफ्स भी हमने यहाँ पे जो है वो देख लिए हैं। अगर जो हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं उनके अंदर अगर हमारी जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगी तो वो 90 डिग्री से कम का एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे तो दोनों ही केस में अगर देखोगे तो भाई इंक्रीजिंग ट्रेंड आपको शो होगा, दोनों ही केसेस में इंक्रीजिंग ट्रेंड शो होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे इन दोनों केसेस में जब आपकी स्लोप नेगेटिव होगी तो जो लाइंस हैं वो ग्रेटर देन 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे एक्स एक्सिस के साथ, और जब भी ग्रेटर देन 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसको नेगेटिव स्लोप बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो लाइंस हैं वो डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करेंगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ एफ एक्स की वैल्यू घटती जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा आपको जो है अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी थोड़ी सी जो बातें हैं वो समझ में आ रही होंगी। बाकी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग आपको धीरे धीरे बनेगी, आगे और चीजें पढ़ेंगे तो। अब भाई आपको मैंने लीनियर इक्वेशंस के अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट समझाया, वहां पे तो आपको बात समझ में आ गई थी। मैंने आपको कोई एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल्स टू या फिर वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, मैंने आपको ये फंक्शन दे दिया, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। तो आप इस फंक्शन को देख के मुझे बता सकते हैं कि भाई ये इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं या डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ पे, इसकी जो स्लोप है वो इसका जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे लोकेट होगा, और जो इसकी स्लोप है वो पॉजिटिव है तो ये ये लेस देन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ पे ये इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करेगी, ये जो इक्वेशन है ये इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करेगी, एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ एफ एक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशंस तो आपको समझ में आ जाएंगी। बट अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे बोलूं कि जो मेरा फंक्शन है जो एफ एक्स है वो साइन एक्स है, तो अब क्या करेंगे, तो भाई अब कैसे यहाँ पे जो है आप चीजों को समझेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दे दूं, यहाँ पे मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ साइन एक्स का। हालांकि आपको ये ग्राफ कोई याद होने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको ये ग्राफ याद रखना है, ठीक है, बस आप देख लेना, समझ लेना कि इस टाइप से जो है ग्राफ होता है। तो साइन एक्स का ग्राफ यहाँ पे मैं आपको जो है बना के दिखाता हूं। तो देखो भाई ध्यान से, साइन एक्स का ग्राफ जो है वो हमेशा इस टाइप से बनता है, ठीक है, आपने शायद बुक में देखा भी होगा। तो इस टाइप का थोड़ा सा ग्राफ होता है हमारा साइन एक्स का, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, ठीक है, ये पीछे भी चल रहा होता है, ऐसे नेगेटिव में भी चल रहा होता है, ठीक है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है, उसके बाद 0 के बाद यहाँ पे जो है हमारे पास π/2 आता है, पाई आता है, 3π/2 आता है और 2π आता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा जो है साइन एक्स का ग्राफ बनता है। अब मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछूं कि बताओ भाई साइन एक्स डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ पे आप कैसे बताएंगे। तो भाई ये ग्राफ देखना, ये कोई स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना है। अभी तक जो हमने पढ़ा था देखो ये तो साफ पता चल रहा था कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो ग्राफ हमने जो बनाया ये कोई एक स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना है, तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा आंसर नहीं दे पाऊंगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 0 से लेके π/2 तक, यहाँ तक इस पॉइंट तक π/2 तक, यहाँ तक तो ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है π/2 से लेके π तक ये जो है डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद π से लेके 3π/2 तक ये डिक्रीज हो रहा है, और 3π/2 से लेके 2π तक ये इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब इस टाइप से यहाँ पे जो है आपको ट्रेंड दिख रहा होगा। मतलब मैं स्पेसिफिकली ये नहीं बोल सकता कि भाई ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, जब तक मुझे उसका इंटरवल नहीं दिया जाता। इंटरवल, अब मैंने एक शब्द यूज किया इंटरवल। अगर मुझसे ये पूछा जाता कि भाई बताओ साइन एक्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो मेरा सवाल ये होता कि बताओ भाई कौन से इंटरवल पे पूछा जा रहा है। मतलब अगर कोई मुझसे पूछेगा बताओ साइन एक्स जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा यार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो मैं तब बताऊंगा ना जब तुम मुझे इंटरवल बताओगे कि कौन से इंटरवल की बात चल रही है। अगर सामने वाला बंदा मुझे बोलता है कि बताओ 0 से π/2 यहां पे मुझे बताओ यहां पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हाँ भाई यहां पे तो इंक्रीजिंग है, यहां पे तो इंक्रीजिंग है। अगर कोई बंदा बोलता नहीं π/2 से π के बीच में बताओ, तो भाई यहां पे तो डिक्रीजिंग है, यहां पे डिक्रीजिंग है। तो इस टाइप से यहां पे मतलब मैं स्पेसिफिकली इस फंक्शन को देख के सीधा सीधा आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू इंटरवल के हिसाब से जो है वो चेंज हो रही है। इंटरवल के हिसाब से कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, ठीक है।
तो अगर मुझे स्पेसिफिकली इंटरवल दिया जाएगा तो ही मैं आंसर कर पाऊंगा कि भाई उसकी वैल्यू इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एक और खास बात यहाँ पे पढ़ते हैं, अगर कोई ऐसे पूछ लेता कि 0 से पाई के बीच में बताओ इस फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, 0 से पाई के बीच में, तो भाई यहाँ पे तो इंक्रीज भी हो रही है और फिर डिक्रीज भी हो रही है। अगर 0 से पाई के बीच की बात करूं तो 0 से पाई बाय 2 तक इंक्रीज हो रही है, फिर पाई बाय 2 से पाई तक डिक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज भी हो रही है डिक्रीज भी हो रही है। लेकिन सामने वाले ने मुझसे सवाल क्या पूछा कि बताओ इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग, तो इसका आंसर अब आपके माइंड में यही आ रहा होगा ना कि भाई ये तो वैल्यू इंक्रीज भी हो रही है डिक्रीज भी हो रही है, 0 से पाई बाय 2 इंक्रीज हो रही है, पाई बाय 2 से पाई तक जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो भाई इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन कोई पूछेगा तो उसका आंसर ये होगा नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसका मतलब जो इंटरवल उसने आपसे पूछा उस इंटरवल में या तो वैल्यू सिर्फ इंक्रीज होनी चाहिए सिर्फ डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक काम होना चाहिए, या तो सिर्फ इंक्रीज होनी चाहिए या तो सिर्फ डिक्रीज होनी चाहिए। अगर वो इंक्रीज भी हो रही है उस इंटरवल में और डिक्रीज भी हो रही है तो हम क्या लिखेंगे भाई, नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, ठीक है, लिखेंगे इसी टाइप से, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम उसको इसी टाइप से लिख के दिखाएंगे कि भाई ना तो इंक्रीज हो रही है ना तो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। उसने एक इंटरवल दिया 0 to पाई और इस इंटरवल में बढ़ भी रही है वैल्यू कम भी हो रही है, इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, तो हम यहाँ पे आंसर किस तरीके से देंगे, क्योंकि भाई जब वो पूछता है ना वेदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो वो सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में से कोई एक चीज आपसे पूछ रहा है, या तो इंक्रीज हो रही होगी वैल्यू या तो डिक्रीज। अब अगर दोनों ही चीजें हो रही है तो आप आंसर क्या देंगे भाई, ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज होना जरूरी है, या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग होना चाहिए फंक्शन उस वैल्यू के बीच में। अगर दोनों ही चीजें हो रही है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहां तक की बात आपको जो है समझ में आनी चाहिए। अब जितना भी डिस्कशन हमने अब तक किया, मैंने स्ट्रेट लाइंस जो थी उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लिए, मैंने एक कर्व भी आपको ड्रॉ करके बताया, ये स्ट्रेट लाइन नहीं था, साइन एक्स का कर्व हमने यहाँ पे जो है ड्रॉ किया, साइन एक्स का कर्व जो है हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये स्ट्रेट लाइन नहीं था। तो आपको यहाँ पे कुछ बातें समझ में आई होंगी कि भाई यहाँ पे आपको इंटरवल का पता होना जरूरी है, क्योंकि इंटरवल के हिसाब से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। एक इंटरवल में ये ट्रेंड इंक्रीजिंग था तो दूसरे इंटरवल में ये डिक्रीज हो गया, ठीक है, दूसरे इंटरवल में क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टाइप 1 क्या होगा, ध्यान से देखना, टाइप 1 जो क्वेश्चन होंगे उसमें क्या होगा, टाइप 1 क्वेश्चन में वो आपको बोलेगा स्टेट वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन अ गिवन इंटरवल। वो आपको इंटरवल बता देगा, मतलब वो आपको एक इंटरवल दे देगा और वो आपको बोलेगा बताओ ये फंक्शन इस इंटरवल के बीच में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो पहले टाइप का क्वेश्चन तो ये होगा, लेकिन टाइप 2 का क्वेश्चन क्या होगा, यहां पे वो बोलेगा फाइंड द इंटरवल, वो यहां पे आपसे इंटरवल ही पूछ लेगा, फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन is increasing और डिक्रीजिंग। भाई वो इंटरवल निकाल दो जहां पे ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आपको दो टाइप के क्वेश्चंस यहां पे जो है देखने को मिल सकते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, वो इंटरवल दे देगा आपको, फंक्शन भी दे देगा आपको, और वो बोलेगा बताओ इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा, वो आपको जो है इंटरवल नहीं बताएगा, वो आपको फंक्शन दे देगा और वो बोलेगा बताओ ये फंक्शन जो है ये किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है और किस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है। आपको वो इंटरवल निकालना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरवल फाइंड करके बताना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, इंटरवल यहाँ पे आपको फाइंड करके बताना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन आपको इस तरीके का दे दिया जाता है, f(x = x+3 का होल क्यूब इंटू x-3 का होल क्यूब। फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक फंक्शन दे दिया, अब वो आपको बोलता है बताओ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अब कैसे करेंगे भाई, इस टाइप का अगर फंक्शन आपको दे दिया जाए तो अब कैसे करेंगे। इसका तो ग्राफ भी ड्रॉ नहीं करना आता भाई मुझे, मुझे ग्राफ भी ड्रॉ नहीं करना आता, ठीक है ना, और आपको भी नहीं आता होगा मेरे ख्याल से। तो अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे तो हम ग्राफ भी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे एक टेक्निक हमें समझनी पड़ेगी कि भाई क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। अभी तक तो हमने सिर्फ जनरल डिस्कशन किया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है क्या, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता क्या है, थोड़ा थोड़ा हमने अंडरस्टैंडिंग उस चीज की ली है अभी तक।
अब हमें ये समझना है कि भाई अगर कोई फंक्शन वो अपनी तरफ से हमें दे देता है, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमें अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए, तो उसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में कैसे सॉल्व करूंगा, मैं कैसे बताऊंगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या किस इंटरवल में ये इंक्रीज हो रहा है, किस इंटरवल में ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज हम कैसे करेंगे, अब हमें ये सीखना है। तो भाई अब मैंने आपको बोला कि अगर इस टाइप का फंक्शन आपको दे दिया जाए, अब इसका तो आप ग्राफ भी नहीं बना सकते, तो यहां पे आप कैसे बताओगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो यहां पे हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, ठीक है, कि कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो टेक्निक क्या होगी हमारी, ठीक है। तो टेक्निक समझने के लिए यहां पे आते हैं। भाई मैंने आपको fx इक्वल्स टू साइन एक्स का मैंने आपको ग्राफ समझाया था, fx इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ हमने पीछे देखा था। अभी मैंने आपको बताया था 0 से लेके π/2 तक, यहां तक ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद π/2 से लेके पाई तक ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर देखा जाए तो पाई से लेके 3π/2 तक, यहां तक ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, 3π/2 से 2π तक ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। मैं ट्रेंड देख के बता सकता हूं ना, ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ठीक है, यहां से ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। अब बात ये है कि देखो मैंने ना इतने हिस्से को 0 से π/2, ये वाला जो हिस्सा ना, इतना हिस्सा मैंने इसको यहाँ पे इस ग्राफ में ले लिया। यहाँ पे आ जाओ, मैंने यहाँ पे 0 से π/2 तक वाला जो हिस्सा था उसको इस ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया। ये जो बढ़ने वाला हिस्सा था, इंक्रीजिंग जो हिस्सा था ना, इसको इस ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया। यहां पे आते हैं, यहां पे समझते हैं। अब यहां पे मैं एक चीज बोलता हूं कि ये जो ग्राफ था, ये जो कर्व था, ये जो कर्व था इंक्रीजिंग कर्व, यहां पे अगर मैं इस कर्व के पास कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, इस कर्व के साथ एक कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करूं, इस तरीके से यहां पे कर दो, या किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे जो है टेंजेंट ड्रॉ कर दो इस तरीके से, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे। बहुत सारे टेंजेंट बन सकते हैं ना यहाँ पे, इस तरीके से बहुत सारे टेंजेंट बन सकते हैं। तो किसी भी एक पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो इस टेंजेंट का एंगल देखो, इस टेंजेंट की डिग्री क्या होगी, इसका एंगल क्या होगा। देखो अगर जैसे मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया इस कर्व पे यहाँ पे, तो इस टेंजेंट को अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूं इस तरीके से, तो ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है। ये कैसा एंगल बना रहे हैं, लेस देन 90 डिग्री। ऐसे अगर मैं इस वाले टेंजेंट की बात करूं, तो ये भी अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये भी लेस देन 90 डिग्री। अगर इस वाले टेंजेंट की बात करूं, ये वाला जो टेंजेंट मैंने बनाया यहाँ पे, तो ये भी कैसा एंगल बना रहे हैं, लेस देन 90 डिग्री। इट मींस कि जब भी मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जब भी मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो उस कर्व पे, उस इंक्रीजिंग कर्व पे अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो वो टेंजेंट हमेशा लेस देन 90 डिग्री होगा, वो टेंजेंट हमेशा लेस देन 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये जो मेरा टेंजेंट बनेगा ये पॉजिटिव होगा। ये टेंजेंट कैसा होगा, पॉजिटिव टेंजेंट होगा ना, पॉजिटिव एंगल बनेगा। एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल ड्रॉ हो रहा है ना, पॉजिटिव एंगल बन रहा है। जो 90 डिग्री से कम वाले एंगल होते हैं उनको पॉजिटिव एंगल बोला जाता है। तो पॉजिटिव एंगल ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल ड्रॉ होगा। इट मींस मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मेरे फंक्शन की जो स्लोप है, मेरे फंक्शन की जो स्लोप है वो 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है ना। स्लोप कैसी है, पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव को मैं 0 से बड़ा बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, पॉजिटिव को मैं 0 से बड़ा बोल सकता हूं ना। और एफ डैश एक्स माने स्लोप, एफ डैश एक्स माने क्या होता है, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, यहां पे लिखते हैं स्लोप का मतलब, ऊपर लिखते हैं यहां पे स्लोप का मतलब। एफ डैश एक्स मींस, एफ डैश एक्स मींस द स्लोप, f dash x means the slope that tangent makes at any point on a curve। तो एक कर्व के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं किसी भी पॉइंट पे, तो वो जो स्लोप बना रही होती है ना, स्लोप जो बन रही होती है वहां पे, उसको हम f dash x बोलते हैं। जो एंगल वहां पे बनता है, जो स्लोप वहां पे बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, f dash x बोलते हैं। तो इसका मतलब इस केस के अंदर अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, बात समझना, मैंने यहां से लेके यहां तक का फंक्शन लिया था, यहां तक का ग्राफ लिया था, यहां पे मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग था। अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ग्राफ के ऊपर मैं कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो 90 डिग्री से कम का एंगल बनाएगी। इट मींस वो जो एंगल बनेगा, वो जो टेंजेंट बनेगा, वो पॉजिटिव टेंजेंट होगा। पॉजिटिव टेंजेंट का मतलब 0 से बड़ी वैल्यू बोल सकता हूं मैं। पॉजिटिव माने 0 से बड़ी वैल्यू ना, नेगेटिव माने 0 से छोटी वैल्यू। तो मैंने बोला मेरी जो स्लोप होगी, मेरा जो एफ डैश एक्स होगा वो बड़ा होगा 0 से, सिंपल सीधी सी बात, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक वाले फंक्शन की बात करते हैं। π/2 से पाई तक का जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन यहां पे ड्रॉ किया मैंने इसको, ठीक है। देखो यहां पे ड्रॉ कर दिया इस फंक्शन को। इस फंक्शन पे,
इस कर्व पे अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है, इस तरीके से टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे कोई, तो ये जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया ये एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बनाएगा भाई, ये नेगेटिव एंगल बनाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव एंगल बनाएगा। देखो ध्यान से, कोई भी टेंजेंट अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो वो एक नेगेटिव एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, कोई भी अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे नेगेटिव एंगल बनाएगी, ठीक है, नेगेटिव एंगल बनाएगी। इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूं एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो मेरी स्लोप है वो जीरो से छोटी होगी, एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। इसका मतलब जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसे ही यहां पे देखना, इस पॉइंट की बात करते हैं, ये जो पॉइंट है, ये टॉप वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो टॉप वाला पॉइंट था एकदम, इस पॉइंट की बात करते हैं यहां पे, ये जो टॉप वाला पॉइंट था यहां पे बात करते हैं। अगर मैं इस टॉप पॉइंट पे, इसकी बात कर रहा हूं मैं, यहां पे अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं, यहां पे अगर यहां पे मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं तो भाई ये टेंजेंट हमेशा पैरेलल होगी ना एक्स एक्सिस के, ये टेंजेंट हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ये टेंजेंट हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। इसका मतलब ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी भाई, 0 डिग्री का एंगल बनाएगी ना, एकदम पैरेलल है, 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसका मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा यहाँ पे, ठीक है। ये तीन बातें आपको समझ में आ रही हैं। अगर मेरा फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसके कर्व पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो लेस देन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसका मतलब जो स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप होगी, इट मींस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ऐसे ही अगर मैं इस तरह के फंक्शन की बात करूं, डिक्रीजिंग फंक्शन, यहां से यहां तक पाई बाय 2 से पाई तक का जो फंक्शन था ये डिक्रीजिंग फंक्शन था, यहाँ पे डिक्रीज हो रही थी वैल्यू। यहाँ पे अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो एक्स एक्सिस के साथ जो है नेगेटिव एंगल बनाएगी, ग्रेटर देन 90 डिग्री वाला एंगल बनाएगी, नेगेटिव एंगल। इट मींस एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू होगी ना, लेस देन 0 माने नेगेटिव। ऐसे ही अगर मैं बोलूं टॉप पे, यहाँ पे पीक पे अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं टॉप पे, तो ये पैरेलल लाइन हो जाएगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब ये 0 डिग्री का एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, 0 डिग्री का। इट मींस जो स्लोप है वो 0 के इक्वल होगी, ठीक है। ये तीन बातें समझनी थी। अब भाई आगे देखते हैं, यहां पे आगे देखते हैं। अब अगर मैं यहां पे आपको इस तरीके से बोलूं, एक इंटरवल दे दूं, मैं आपको एक इंटरवल दे दूं 0 से पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि यहाँ पे 0 भी इंक्लूडेड है, पाई बाय 2 भी इंक्लूडेड है, 0 भी इंक्लूडेड है, पाई बाय 2 भी इंक्लूडेड है। और यहां पे मैं पूछूं कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, यहां पे जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो क्या होगी, यहां पे देखो ध्यान से, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ना फंक्शन यहां से यहां तक, तो ग्रेटर देन 0 तो होगी ही होगी, इक्वल टू भी 0 होगी भाई। यहाँ पे इक्वल टू क्यों आ गया, क्योंकि भाई पाई बाय 2 को भी तो मैंने इंक्लूड कर दिया। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या है कि पाई बाय 2 भी इंक्लूडेड है, मतलब ये पॉइंट भी इंक्लूडेड है, और ये पॉइंट अगर इंक्लूडेड है तो यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी ना। और इससे पहले पहले ये जितना भी पोर्शन था यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे पोर्शन में ग्रेटर देन 0 वैल्यू होगी, बट इस पॉइंट पे आके इक्वल टू 0 हो जाएगी वैल्यू। तो इसीलिए यहाँ पे जो मेरा स्लोप होगी वो क्या होगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही अगर मैं आपको एक इंटरवल दे दूं, क्लोज्ड इंटरवल पाई बाय 2 से पाई, ठीक है, ये वाले इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले इंटरवल की, तो यहां पे डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी, लेकिन इक्वल टू 0 भी तो होगी एक पॉइंट पे। कहां पे भाई, पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल है, देखो क्लोज इंटरवल, तो पाई बाय 2 भी तो इंक्लूडेड है, तो यहां पे इक्वल टू 0 होगी कि नहीं वैल्यू, तो यहां पे इस तरीके से वैल्यू होगी यहां पे, ठीक है। तो मैंने आपके साथ 4 तरह की यहाँ पे जो है स्लोप्स को डिस्कस किया, 4 तरह की स्लोप्स को डिस्कस किया मैंने यहाँ पे। फंक्शन की यहाँ पे स्लोप जो है वो 4 तरीके की हो सकती है, टेंजेंट की जो स्लोप बनेगी कर्व के ऊपर वो 4 तरीके की यहाँ पे हो सकती है। या तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, या लेस देन 0 होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अब भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस डिस्कस किए हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब हमें ये समझना है कि भाई ये होता क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे देखना ध्यान से, तो यहां पे देखना ध्यान से, यहां पे ये जो इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हमने ड्रॉ किया, इस ग्राफ को देखना,
कुछ टाइम तक तो ये फंक्शन बढ़ा, उसके बाद ये कांस्टेंट हुआ, एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ और फिर बढ़ा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ फिर बढ़ा। इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा वो क्या होगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई ध्यान देना यहाँ पे इक्वल टू का साइन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये जो ग्राफ था ये एक्स एक्सिस के पैरेलल भी तो था ना कुछ समय के लिए। देखो मैंने यहाँ पे समझाया था, जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इस तरह के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, जहां पे एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इनको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन इस ग्राफ पे आना, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन था उसकी वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। कहीं पे देखो कांस्टेंट है इस फंक्शन की तरह, यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट था, कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो गया था फिर बढ़ा, लेकिन यहाँ पे लगातार बढ़ ही रहा है, कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं है, कहीं पे भी एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हुआ थोड़ी भी देर के लिए। तो इस तरह के फंक्शंस को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर टू, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आता, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आता। अब बात यहाँ पे ये भी ध्यान में रखनी है, जब भी मैं किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन या कुछ भी मैं उसको जो है रिप्रेजेंट करूंगा, तो मुझे उसका इंटरवल भी बताना पड़ेगा। मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो x था ये किससे बिलोंग करता है, a और b इंटरवल से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू इंटरवल a एंड b। ठीक है, इस तरीके से मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी जब मैं बोलूंगा कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे इंटरवल बताना पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू a एंड b। ठीक है, ये इंटरवल यहाँ पे a और b जो इंटरवल था उस इंटरवल को भी यहाँ पे मुझे दर्शाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करूं तो देखो ये कुछ यहाँ पे इस इंटरवल तक ये फंक्शन डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हो गया और फिर डिक्रीज हुआ। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये आपको कुछ याद नहीं करनी, ये ग्राफ्स याद नहीं करने, ये बातें आपको जो है याद रखनी है बस। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन जो है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिक्रीजिंग फंक्शन की अगर हम बात करें तो एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 होगा, ये बात हमने पहले ही डिस्कस कर ली है, क्यों लेस देन 0 होगा यहाँ पे समझाया था मैंने। तो यहाँ पे भी हमें इंटरवल बताना पड़ेगा कि भाई x बिलोंग्स टू a एंड b। अब यहाँ पे इक्वल टू 0 भी तो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो कुछ वक्त के लिए मेरा जो कर्व था वो कांस्टेंट हुआ था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुआ था, तो इक्वल टू 0 होगा। तो डिक्रीजिंग फंक्शंस जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे, एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए। जबकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस में अगर देखा जाए तो ये कर्व कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ ही नहीं था, यहाँ पे एफ डैश एक्स जो है वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 0 होगा। और अगर इस वाले फंक्शन की बात करें, ये कर्व हम मान लेते हैं साइन एक्स का कर्व है हमारा, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का कर्व हमने ड्रॉ किया। ये फंक्शन कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस टाइप से ये फंक्शन चल रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, मैंने बताया था आपको इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोल के चलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो देखो भाई यहाँ पे जो चीजें हमने अब तक पढ़ी हैं उनको मैंने समराइज कर दिया। एफ डैश एक्स अगर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा तो फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और अगर इस तरह की बात होगी, इफ इन अ इंटरवल फंक्शन इज बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग देन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है तो फिर हम क्या बोलेंगे, द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने समराइज कर दी। बट अब बात ये कि भाई क्वेश्चन अगर आएगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले टाइप 1 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टाइप 1 क्या था कि भाई प्रूव दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन अ गिवन इंटरवल। हमें इंटरवल दिया जाएगा और हमें पूछा जाएगा बताओ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये एक फंक्शन है हमारा, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to पाई। ठीक है, ये इंटरवल दिया हुआ है। ऐसे ही फिर बी पार्ट है और सी पार्ट है। सबसे पहले ए पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, और ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, 0 से पाई वाले इंटरवल में। और हमारा फंक्शन क्या था, एफ एक्स क्या था, कॉस एक्स। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, मुझे जो फंक्शन गिवन था मैंने उसको नोट कर लिया। तो स्टेप 1 जो फंक्शन गिवन है उसको नोट कर लो। स्टेप 2 क्या होगा, एफ डैश एक्स निकालो, मतलब डेरिवेटिव करो उस फंक्शन का। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स।
ठीक है, ये स्टेप 2 हो गया भाई। स्टेप्स पे ध्यान देना, क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होंगे। अब तक की जितनी भी बातें पढ़ी है ना, वो बातें एग्जैक्टली थोड़ी ना याद रहेंगी आपको। अब ये क्वेश्चन करने का तरीका जो है ये समझना पड़ेगा, ये आपको याद रहेगा बाद में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आप फंक्शन को नोट करो, उसका डेरिवेटिव निकालो, ठीक है, ये 2 स्टेप आपके हो जाएंगे। उसके बाद अब क्या करना है भाई, अब आप इंटरवल देखो, इंटरवल आपको क्या दिया गया, 0 से पाई। आपका जो f डैश x है वो क्या आया, माइनस साइन x। तो अब साइन x आपका यहाँ पे जो है फंक्शन है साइन x, तो आपको ये सोचना है कि भाई साइन x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव होती है या नेगेटिव। तो देखो अगर मैं ग्राफ यहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है, तो 0 से पाई के बीच की वैल्यू, ठीक है, इन दोनों क्वाड्रेंट्स की वैल्यू जो है वो साइन की कैसी होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है ना साइन की। इन दोनों क्वाड्रेंट्स में साइन की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो 0 से पाई के बीच में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि भाई साइन एक्स इज पॉजिटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। साइन एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई में। तो 0 से पाई के बीच में अगर हमारा एक्स 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, ये साइन एक्स जो है ये पॉजिटिव होगा। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, नेगेटिव नहीं हो जाएगा भाई। ये देखो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, साइन एक्स पॉजिटिव है और बाहर यहां माइनस लगा हुआ है, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू को क्या मैं लिख सकता हूं, लेस देन 0, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, ऐसा लिख सकता हूं मैं भाई। नेगेटिव वैल्यू आएगी तो लेस देन 0 लिख सकते हैं ना। तो इस बात से ये मैंने जो है निष्कर्ष निकाला, ये निष्कर्ष निकाला, ठीक है। अब भाई एफ डैश एक्स लेस देन 0 कहां पे होता है, देखो भाई एफ डैश एक्स लेस देन 0 कहां पे होता है, जब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। हेंस एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, हेंस एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स वेयर x belongs to this interval. Hence fx equals to cos x where x belongs to 0 to pi is strictly decreasing. तो ये चीज हमने यहां पे प्रूव कर दी कि भाई ये फंक्शन जो है इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखो इस क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट क्या है, द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो दोबारा से भाई स्टेप्स याद करो। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि भाई जो हमें फंक्शन गिवन है उसको नोट डाउन कर लो। सेकंड स्टेप क्या होगा, भाई जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करो। तो डेरिवेटिव तो भाई वही आएगा, माइनस साइन एक्स ही आएगा, यहाँ पे सेम ही आएगा। अगली बात, अब हमें ये सोचना है कि इस इंटरवल में ये जो हमारा डेरिवेटिव वाला फंक्शन आया, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पाई से 2 पाई के बीच में, मतलब यहां से यहां तक की बात चल रही है, ये बात चल रही है यहां से। थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो पाई से 2 पाई के बीच में, यहां पे होता है ना 2 पाई, ये पाई है, तो इस तरीके से थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो लिखेंगे यहां पे कि सिंस, यहां पे लिखेंगे साइन एक्स इज नेगेटिव, साइन एक्स इज नेगेटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई। तो पाई से 2 पाई के बीच में जो है साइन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसका मतलब यहां पे ये साइन एक्स जो ये क्वांटिटी है नेगेटिव क्वांटिटी है, ये नेगेटिव क्वांटिटी है और बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना यहाँ पे। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा का मतलब क्या हुआ कि भाई ये ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब यहां पे देखो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 माने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हेंस fx equals to cos x where x belongs to pi to 2 pi is strictly increasing, तो ये भी हमने सेकंड पार्ट भी यहां पे प्रूव कर दिया। थर्ड पार्ट देखो यहां पे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इस इंटरवल में 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई मतलब देखो पूरा 0 से 2 पाई मतलब ऐसे पूरा का पूरा जो है चारों क्वाड्रेंट कवर हो गए। अब भाई पहले वाले 2 क्वाड्रेंट में तो वैल्यू इंक्रीजिंग होती है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और बाकी 2 क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो कभी वैल्यू इंक्रीजिंग है, कभी वैल्यू डिक्रीजिंग है। तो भाई ऐसे वाला अगर कर्व होगा आपका, कभी वैल्यू इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो भाई यहां पे सी पार्ट में लिखेंगे कैसे, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स
सीधा सीधा लिखेंगे fx इक्वल्स टू cos x वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 2 pi is neither increasing nor decreasing, is neither increasing nor decreasing. क्यों? तो बिकॉज यहां पे लिखेंगे बिकॉज cos x, या इस तरीके से बिकॉज f dash x इक्वल्स टू sin x, बिकॉज f dash x इक्वल्स टू sin x इज increasing in interval 0 to pi but decreasing in interval pi to 2 pi. तो भाई 0 से पाई के बीच में तो ये जो हमारा f dash x इक्वल टू साइन एक्स है, ये वाला फंक्शन जो है ये क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है. लेकिन पाई से 2 पाई के बीच में ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा होता है. तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो 0 से 2 पाई के बीच में ये फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा होता है, डिक्रीज भी हो रहा होता है. तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. ठीक है, तो इस टाइप से ये टाइप 1 क्वेश्चन था. बाकी अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे. अगर अभी तक भी किसी को बातें समझ नहीं आई हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं है, इसमें अभी एक्स्ट्रा और भी क्लासेस लगेंगी. ऐसा थोड़ी ना कि आज की क्लास में टॉपिक खत्म हो गया. ठीक है, तो ये थोड़ा ऐसा टॉपिक है कि धीरे धीरे समझ में आएगा. कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि इक्वेशन बेस्ड टॉपिक है, आपको मैंने 1-2 इक्वेशन करा दी और समझ में आ गया. ठीक है, क्वेश्चन कर करके ये टॉपिक समझ में आएगा. तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन था हमारा. तो भाई अब टाइप 2 जो है उसका भी हम जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं. टाइप 2 का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास टाइप 2 क्या था, टू फाइंड इंटरवल्स इन विच द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. मतलब अब वो आपसे क्या मांगेगा, अब वो आपसे इंटरवल मांगेगा. वो बोलेगा इंटरवल निकाल के बताओ जहां पे ये जो फंक्शन है ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. जो टाइप 1 था वहां पे उसने क्या मांगा था, टाइप 1 में वो बोल रहा था कि भाई बताओ कि एक गिवन इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज. मतलब वो इंटरवल आपको बता के दे रहा था, इंटरवल आपको बता के दे रहा था और आपसे पूछ रहा था बताओ इस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. लेकिन अब वो आपको इंटरवल दे नहीं रहा, अब वो आपको बोल रहा है कि इंटरवल निकाल के बताओ. अब इंटरवल भी आपको निकाल के देने. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, इनको करने का तरीका क्या होगा. ठीक है, दोनों को करने का तरीका अलग अलग है भाई. टाइप 1 का तरीका अलग है, मैंने आपको समझा दिया एक एग्जांपल लेके. अब टाइप 2 देखते हैं भाई, टाइप 2 में क्या होगा. तो भाई देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड इंटरवल्स, इंटरवल निकालने आपको. फाइंड इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल्स टू दिस. ये एक इक्वेशन दे दिया आपको, ये एक फंक्शन दे दिया आपको, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो दो अलग अलग पार्ट्स हैं. तो पार्ट ए को पहले सॉल्व करेंगे. हमें क्या बताना है, हमें वो इंटरवल बताना है जहां पे ये फंक्शन, ये गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. तो देखो भाई सबसे पहले तो मैं फंक्शन को नोट कर लेता हूं. फंक्शन क्या था, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6. तो ये हमें जो है फंक्शन गिवन था. अब यहां पे मुझे करना क्या है, सबसे पहले तो भाई मुझे f डैश x निकालना है. सबसे पहले मुझे क्या करना है, f डैश x. तो f डैश x यहाँ पे क्या आएगा भाई, 2x माइनस 4 आ गया यहाँ पे f डैश x. तो स्टेप 1 क्या है भाई, पहले तो फंक्शन को नोट कर लो. स्टेप 1 क्या है, पहले फंक्शन को नोट कर लो. स्टेप 2 क्या है भाई, f डैश x निकाल लो. f डैश x निकाल लिया, डेरिवेटिव कर दिया मैंने फंक्शन का. अब स्टेप 3 क्या होगा, तो मुझे क्या करना है भाई, ये जो f डैश x मैंने निकाला, इसको मुझे इक्वल्स टू 0 पुट करना है. हमेशा जब भी वो बोलेगा इंटरवल फाइंड आउट करके बताने तो ये स्टेप करना पड़ेगा, f डैश x को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा. तो 0 के इक्वल रख देंगे तो 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2. x की वैल्यू क्या आ गई, 2. अब ये जो स्टेप 3 में x की वैल्यू निकली ना, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट. ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा. स्टेप 4 में क्या करना है मुझे, स्टेप 4 में ये जो क्रिटिकल पॉइंट मैंने निकाला है इसको ग्राफ पे, इसको नंबर लाइन पे एलोकेट करूंगा. ठीक है, एलोकेट क्रिटिकल पॉइंट. तो नंबर लाइन यहां पे मैं ड्रॉ करूंगा, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे यहां पे. और यहां पे जो है क्रिटिकल पॉइंट को मैंने यहां पे एलोकेट कर दिया. यहां पे 2 से लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी नंबर्स होंगे
इन्फिनिटी तक वो यहाँ पे आ जाएंगे और इधर पॉजिटिव नंबर सारे जो है वो इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो दो इंटरवल में मैंने जो है इस क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पे एलोकेट करके दो इंटरवल में नंबर लाइन को डिवाइड कर दिया, नंबर लाइन को दो इंटरवल में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी रियल नंबर्स होंगे, यहाँ पे भी रियल नंबर्स होंगे सारे, ठीक है। ये रियल नंबर से जो है बिलोंग कर रहे हैं हमारा जो नंबर लाइन है। तो दो अलग अलग इंटरवल बन गए। एक इंटरवल तो बन गया माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक का, और एक इंटरवल बन गया हमारा 2 से लेके इन्फिनिटी तक का, ठीक है। ये दो अलग अलग इंटरवल बन गए। तो एक तो ये इंटरवल बन गया, एक ये इंटरवल बन गया। अब मुझे इन दोनों इंटरवल के लिए चेक करना है कि मेरा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी से 2 तक के लिए चेक करना है मुझे। तो जब मैं यहां तक के लिए चेक करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 2 और माइनस इन्फिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू उठा के एफ डैश एक्स में पुट कर दूंगा। तो देखो भाई ध्यान से, मैंने दो इंटरवल निकाल लिए। तो स्टेप 5 क्या होगा, स्टेप 5 क्या होगा, ये जो फर्स्ट इंटरवल मैंने निकाला ना, इनके बीच की कोई भी वैल्यू उठा लूंगा। 2 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में यहाँ पे 0 आता है ना, तो 0 उठा लेते हैं और ये उठा के मैं कहां पे पुट कर दूंगा, एफ डैश एक्स में। तो मेरा एफ डैश एक्स क्या था भाई, देखो ध्यान से, एफ डैश एक्स क्या था, 2x माइनस 4 यहां पे निकाला था मैंने स्टेप 2 में। तो मैं यहां पे फर्स्ट इंटरवल की कोई भी वैल्यू पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा यहाँ पे। तो 0 पुट कर दिया मैंने, मेरा आंसर क्या आया, मेरा एफ डैश एक्स क्या आया, -4 आ गया। यहाँ पे -4 आ गया। मेरा जो एफ डैश एक्स आया, मेरा जो एफ डैश एक्स आया, ये यहां पे मैं बोल सकता हूं कि लेस देन 0 है। भाई नेगेटिव आ रहा है ना, लेस देन 0, लेस देन 0। और एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, देखो ध्यान से, एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो तो क्या होता है, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो भाई इसका मतलब यहां पे जो इंटरवल है, यहां पे लिखते हैं 4 इंटरवल माइनस इंफिनिटी, 4 इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 2, ओपन ब्रैकेट डाल रहा हूं, यहां पे भी बताऊंगा क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं डाला मैंने। 4 इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 2, द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब बात यहां पे ये है कि यहां पे ओपन इंटरवल क्यों लगाया, क्लोज क्यों नहीं लगाया। देखो भाई इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा ही ओपन इंटरवल आता है, लेकिन 2 के साथ यहां पे मैंने क्लोज इंटरवल क्यों नहीं लगाया, ओपन क्यों लगाया। तो उसका रीजन बता रहा हूं। यहां पे देखना, अगर मैं इस एफ डैश एक्स के अंदर, अगर मैं यहां पे इस एफ डैश एक्स के अंदर में वैल्यू जो है वो 2 पुट करता, एक्स की वैल्यू अगर मैं यहां पे 2 पुट करता, तो मेरा एफ डैश एक्स क्या आ जाता, 0 आ जाता। एफ डैश एक्स क्या आ जाता, 0 आ जाता। और अगर एफ डैश एक्स 0 हो जाता, एफ डैश एक्स अगर इक्वल टू 0 हो जाता, तो फिर ये स्ट्रिक्टली वाली बात नहीं रहती ना। अगर इक्वल टू 0 भी हो जाता, अगर इक्वल टू 0 भी हो जाता, तो फिर वो या तो इंक्रीजिंग होता या तो डिक्रीजिंग होता। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या है कि इक्वल टू होना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ओपन इंटरवल लिया। अगर वो क्वेश्चन में मुझे ये प्रूव करने के लिए बोलता कि बताओ ये जो इक्वेशन हमें गिवन है, ये जो फंक्शन हमें गिवन है, यहाँ पे किस इंटरवल में फंक्शन जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा, मतलब यहाँ पे स्ट्रिक्टली शब्द नहीं यूज होता अगर, तो मैं क्लोज इंटरवल ले लेता। फिर मैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल, मैं क्या बोलता, मैं बोलता यहाँ पे 4 इंटरवल ओपन माइनस इंफिनिटी टू क्लोज 2, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो डिक्रीजिंग होता है इस इंटरवल में, यहाँ पे मैं क्लोज ब्रैकेट लगाता, ठीक है, ओपन ब्रैकेट नहीं लगाता। तो ऐसा मैं कब करता, जब मुझे डिक्रीजिंग प्रूव करना होता, लेकिन अभी तो मुझे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना था। इस वजह से मैंने जो है 2 को यहां पे इंक्लूड नहीं किया, यहां पे मैंने क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगाया, ओपन ब्रैकेट लगाया, ठीक है। क्योंकि 2 अगर मैं पुट करूंगा एफ डैश एक्स में तो वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर वैल्यू 0 हो गई फंक्शन की, इक्वल टू 0 हो गई फंक्शन की वैल्यू, तो एफ डैश एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और लेस देन इक्वल टू 0 के लिए भाई फिर मेरा आंसर जो है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा। आगे देखते हैं, अब सेकंड इंटरवल की बात करेंगे। तो स्टेप जो हमारा 6 होगा वो क्या होगा, तो भाई अब जो सेकंड इंटरवल हमारा होगा यहाँ पे, उसके बीच की कोई वैल्यू में जो है अब एफ डैश एक्स में पुट करूंगा। एफ डैश एक्स क्या था मेरे पास, 2x माइनस 4। तो 2 और इन्फिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 और इन्फिनिटी के बीच में 5 उठा लेते हैं। 5 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, x की जगह मैंने 5 पुट कर दिया फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे मेरे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। तो मतलब एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए होगा ना। तो यहां पे लिखेंगे 4 इंटरवल
2 to इंफिनिटी, 2 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है, पूरा 2 to इंफिनिटी, द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब यहां पे भी देखो इंफिनिटी के साथ तो ओपन ब्रैकेट ही आता है हमेशा, लेकिन 2 के साथ क्लोज्ड आ सकता था। 2 के साथ में क्लोज्ड ब्रैकेट कब लगाता, जब यहां पे वो मुझे इंक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए बोलता। यहां पे उसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला मुझे, इसलिए यहां पे मैंने क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगाया, क्योंकि क्लोज्ड ब्रैकेट अगर मैं लगाता तो एफ डैश एक्स की वैल्यू तो भाई 2 पे 0 आ जाती ना, तो वहां पे मेरे पास एफ डैश एक्स क्या हो जाता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता। और ये कंडीशन किसकी होती है, ये तो इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की थोड़ी ना होती है ये। तो ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। तो आज इतना ही डिस्कस करेंगे, जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया ना, अगर ये बातें भी आपको समझ में नहीं आ रही हैं, ये बातें भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो एक बार रिवाइज करना। और नेक्स्ट क्लास में अब मैं आपको जो है बुक से क्वेश्चंस करवाऊंगा, एग्जांपल्स करवाऊंगा, और जो भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस होंगे हमारे 6.2 एक्सरसाइज के, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग तब मिलेगी जब हम क्वेश्चंस बहुत सारे कर लेंगे। अभी तो सिर्फ मैंने एक बेसिक जो है बेस बनाने की कोशिश की है, ताकि माइंड में कुछ कुछ बातें जो है वो बैठ जाएं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता क्या है। तो इतनी बातें अच्छे से रिवाइज करनी पड़ेंगी पहले, तभी आगे की बातें समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, एक ही दिन में नहीं आएगा सब कुछ समझ में, ये टॉपिक थोड़ा इस टाइप का है। तो अच्छे से रिवीजन कर लो, जितना भी पढ़ाया अच्छे से नोट करो, रिवाइज करो, दोबारा से एक बार अच्छे से टाइम लगाओ। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको जो है बुक से कंटिन्यू करूंगा, तो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग तब मिलेगी आपको, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग कब मिलेगी, जब क्वेश्चंस होते जाएंगे हमारे, ठीक है, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।